हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 सिविक्स का, क्लास 8 का। व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ही शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत ही हेडिंग में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यानी पूरे चैप्टर में हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढना है कि व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो हमें देखना है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिल्ली में जो बनी हुई है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसका मेन काम क्या है। तो उस बिल्डिंग को पार्लियामेंट का नाम दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट हमारी संसद का नाम है, जो कि एक ढांचा है उसका नाम है। और उसके अंदर जो मेंबर्स बैठ के काम करते हैं उनको एमपी जो बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सारी बुक, पूरा चैप्टर में केवल एक ही इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि लोगों को डिसीजन का अधिकार क्यों होना चाहिए, या लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। तो चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है, और उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से फिर आगे बताया गया है कि व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो इंडिया, एज वी ऑल नो, बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मिली। तो जब आज़ादी मिली तो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल, एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टीशन इन डिसीजन मेकिंग। तो आजादी के लिए जो पूरी लड़ाई चली है, जो पूरा स्ट्रगल चला है, उस स्ट्रगल में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने इस अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ आइडियाज से वो कॉमनली इंस्पायर्ड थे। यानी कुछ ऐसे विचार थे जिसके ऊपर वो सारे एकमत थे, और जो आपकी बुक में भी आपने बार बार पढ़े हैं 6-7 की क्लासेस में। ये आइडिया, जैसे बेसिक आइडिया जिनके ऊपर सभी लोग उस समय भी सहमत थे और आज भी हम सहमत होते हैं, कि हर व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वलिटी। आपकी 6 क्लास की सारी बुक, 7th क्लास की बुक इसी इसी थीम के ऊपर है कि सभी को समानता के अधिकार, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और जो निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें सभी को पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी होना चाहिए। अब ये कि डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन कैसे काम करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सिंपल सा सोच के देखिए, यदि आपके घर में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, सारे डिसीजन यदि आपके फादर ही लेंगे, तो आपको घर में क्या होगी, ऑटोक्रेसी हो जाएगी, और घर का जो माहौल है ना, वो टेंस्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज बाहर घूमने कहाँ चलना है, चलिए पापा ने डिसीजन ले लिया कि हमें आज इंडिया गेट घूम के आना है। लेकिन अब इंडिया गेट पे जाने के बाद पापा ये डिसाइड करें कि आइसक्रीम बटर स्कॉच खानी है, चॉकलेट वाली खानी है। इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो इससे अच्छा कि कुछ बातें आपसे ही पूछ ली जाए, कुछ आपकी मदर से ही पूछ ली जाए, कुछ आपके यदि घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनसे ही पूछा जाए। तो एक प्रकार से देखो तो डिसीजन के अंदर सभी का पार्टिसिपेशन हो तो चीजें ज्यादा आसानी से होती है और ज्यादा इजीली कम हो सकती हैं, और सब लोग उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं यदि उस डिसीजन में सभी का पार्टिसिपेशन हो तो। ठीक है। तो अंडर दी कॉलोनियल रूल का मतलब है कि ब्रिटिश शासन के समय द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोग ब्रिटिश सरकार के डर में जीते थे, एंड डिडंट एग्री विद मेनी ऑफ द डिसीजंस दैट इट टुक। और ज्यादातर उन डिसीजन से वे एग्री नहीं करते थे जो कि ब्रिटिश सरकार उनके लिए लेती थी, लेकिन फिर भी उस समय वो लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर रह रहे थे, तो उसका वो विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों के पास ये अधिकार आ गया है कि वो अपने डिसीजन खुद लें, और यदि कोई डिसीजन उनको पसंद नहीं आता है तो वो उसको अपोज कर सकें, उसका विरोध कर सकें। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजंस। तो लोगों को ये बहुत डर लगता था कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश शासन के दौरान, यदि किसी भी डिसीजन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते, किसी भी डिसीजन को चाहे उनको पसंद नहीं आए उसकी आलोचना करने की कोशिश करते, तो उनके मन में बहुत डर रहता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने इस सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अब सरकार को, ब्रिटिश सरकार को खुले रूप से क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसकी आलोचना करनी शुरू की, और अपने पीपल्स के वेलफेयर के लिए अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग मांगे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पुटअप की। एज फार बैक एज 1885 इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर with a right to discuss the budget and ask questions. 18 सॉरी, थोड़ा आवाज में क्लिक है। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बाद में डिमांड रखी
कि जो लेजिस्लेचर है, जो असेंबली है, उसके अंदर जो मेंबर्स है उनको इलेक्टेड होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि इलेक्टेड मेंबर हैं तो उस समय किस प्रकार के मेंबर होते थे। देखिए, इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं जो कि सिटीजन या जनता अपने वोटिंग पावर के द्वारा इलेक्ट करती है। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके पास ये अधिकार होता था कि वो अपनी इच्छा से जिसको वो चाहे उसको लेजिस्लेचर असेंबली में नॉमिनेट कर सकता था। तो वो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं होते थे, बल्कि वो मनोनीत बोले जाते थे उनको। दे आर दी नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिनको की गवर्नमेंट चाहती उसी को वो नॉमिनेट कर देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें सिटीजन्स का कोई रोल नहीं होता था। इसके अलावा ये उनकी डिमांड ये थी कि लेजिस्लेचर में जो असेंबली है उसके अंदर राइट टू डिस्कस, कि सभी को विचार विमर्श करने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, राइट टू डिस्कस होगा तभी तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर पाओगे। यदि आपको राइट टू डिस्कस ही नहीं दिया जाएगा तो फिर जो गवर्नमेंट बोलेगी वो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, इसके अलावा उनकी ये भी डिमांड थी कि जो बजट है जिसके ऊपर मतलब देश की इनकम कहाँ है, एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, खर्चा कहाँ किया जाएगा, इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। और साथ ही लेजिस्लेचर असेंबली में उनकी ये भी डिमांड थी कि उन्हें सवाल पूछने की भी परमिशन होनी चाहिए। यानी जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं उनसे सवाल पूछने की परमिशन भी दी जानी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन के लिए 1909 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार अलाउड किया गया था, दिस एक्ट अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अभी भी याद रखिए, फॉर सम इलेक्टेड, यानी पूरी तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं दिया गया था, बल्कि कुछ मात्रा में 1909 के एक्ट ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को इंडिया में शुरू किया। While their early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they didn't allow for all adults to vote, nor could people participate in the decision making. अब यहाँ पे सम की बात क्यों की गई है, कुछ ही क्यों बोला गया है? इसका रीजन ये है कि देखिए, इसको फुल हम तब बोलते हैं जैसे कि मॉडर्न टाइम है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं उन सभी को राइट टू वोट है। ठीक है, तो ये तो होगा आपका फुल रजिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे सम रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शन तो शुरू किए, लेकिन उन इलेक्शंस में वोटिंग राइट किसको दिया गया? वोटिंग राइट केवल कुछ ही लोगों को दिया गया। और वो उस वोटिंग राइट का बेस क्या रखा गया? उस वोटिंग राइट का बेस रखा गया वेल्थ की, संपत्ति के आधार पर लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। कि मान लीजिए ये आधार बना दिया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की यदि इनकम एक महीने में 1 लाख रुपए होगी तो उसी व्यक्ति को राइट टू वोट दिया जाएगा। अब ऐसे उस समय कितने लोग होते होंगे इंडिया में? वेरी फ्यू। तो माना जाता है कि उस समय इंडिया में 3 to 4% लोगों को ही राइट टू वोट दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सम का बोला गया, केवल कुछ ही लोगों को ये राइट टू वोट दिया गया था। अगला, विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही आजादी का समय नजदीक आता गया, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री। तो आजादी के बाद हम लोग क्या बनने जा रहे थे? एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने जा रहे थे। This didn't mean that the government could not do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to the people's needs and demands. अब एक फ्री कंट्री में इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट की जो इच्छा हो गवर्नमेंट उसको लागू कर दे। एक फ्री कंट्री में फ्री सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने जो लोगों की जरूरतें हैं उनके प्रति उसे सेंसिटाइज होने की जरूरत होती है, क्योंकि एक फ्री कंट्री है। अब यहाँ पे कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं है, आपको यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, बल्कि अब लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बारे में सोचना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concurrent in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the right to vote. अब देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों ने जो भी सपने देखे थे, जो भी उनकी आशाएं थी, जो भी आकांक्षाएं थी, उन सबको अब एक मजबूत ढांचा प्रदान किया गया, उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। और इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया गया? हमारे संविधान के द्वारा। यानी कि आजादी के बाद जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डाउन किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सभी सिटीजन्स को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कितनी भी उसकी वेल्थ हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, कोई भी लैंग्वेज हो बोलता हो, हमने सभी को इक्वली राइट टू वोट दिया है। तो सभी को राइट टू वोट देने को ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बस केवल एक ही हमने क्राइटेरिया रखा, एज का।
और उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो 21 ईयर से ऊपर वाले सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट था। अभी मॉडर्न टाइम में 18 ईयर से ऊपर वाले सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट इंडिया में है। ओके, तो यहाँ तक आपको परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप यदि अपने पेरेंट्स के साथ कभी वोटिंग करने के लिए गए हो, पेरेंट्स जाते हैं वोटिंग करने, तो उनके साथ यदि आप भी वहां पे विजिट किया तो आपने एक मशीन देखी होगी जहां पर एक बटन दबाया जाता है, उससे बीप की आवाज आती है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 इन जनरल इलेक्शन। 2004 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2004 में, उसमें पहली बार पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था। उससे पहले वोटिंग के लिए क्या किया जाता था कि कैंडिडेट्स का जो पेपर होते थे, उन पेपर्स पे कैंडिडेट्स के निशान बने होते थे और उनके ऊपर स्टैंप लगाकर अपने वोट को बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। The use of EVM in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. तो उससे पहले जो पेपर डाल के जो चुनाव करवाए जाते थे, उससे हर साल हर इलेक्शन में हमें लगभग 1,50,000 ट्रीज को काटना पड़ता था, जिससे कि वो 8,000 टन पेपर को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ईवीएम के द्वारा उस दिक्कत को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब ईवीएम कैसी होती है देखने में चलो हम देखते हैं। देखिए ये ईवीएम होती है, इसमें देखिए इधर जो है ये यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट्स है, चुनाव में कौन लड़ रहा है उसका नाम लिखा होता है, जैसे अशोक शंकर आम्बोलकर, और यहाँ पे उसका निशान रहता है कि उसे कौन सा निशान इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे सैयद अतहर अली को बाइसिकल दी गई है, डॉक्टर राजेश यशवंत भोसले को कोट दिया गया है, यासीर शेख को कप और प्लेट दी गई है, इसी का खिमजी चिमन मकवाना को टीवी दिया गया है, डॉक्टर फिरोज अहमद अंसारी को गैस सिलेंडर दिया गया है, मीरा हसन सन्याल को क्रिकेटर दिया गया है, बल्लेबाज, मुकेश जैन को पंखा के निशान दिया गया है। तो आपको अपने जैसे आप वोट डालने जाते हो, आपको जिसको वोट डालना होता है, जैसे मान लीजिए ये रेड निशान आ रहा है ये वाला, तो मैं जैसे यहाँ पे बटन दबाऊंगा, पुशअप करूंगा, तो मेरा वोट अशोक जी को चला गया। ठीक है, और यहाँ पे ये निशान रेड हो जाएगा। मान लीजिए मेरे को वोट यहाँ पे भोसले साहब को देना है, तो फिर मैं इसको यहाँ प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे जो बत्ती है वो रेड हो जाएगी। ठीक है, ये फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से ऐड ऑन कर सारी वोटिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से काउंट कर लिया जाता है। तो ये आपका सारा प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका सेकंड पार्ट का वेट कीजिए।